बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ग्रामर ऑफ साइंस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री बुक के यूनिट 3 विच इज़ केमिकल बॉन्डिंग को अपने वन शॉट वीडियो के अंदर अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ ये है कि ये जो वन शॉट वीडियो है इसको मैंने टू डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर दिया है और आज इंशाल्लाह हम कवर करेंगे सेक्शन ए। और सेक्शन ए जो है वो आपकी वेस्पर थ्योरी तक का है। इसका रीज़न ये है कि ये जो यूनिट है ये काफ़ी लेंथी था, तो मैंने इस वीडियो को टू डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और आज वेस्पर थ्योरी तक के आर्टिकल्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। Dear students, here we have 3.1 article which is about electronegativity. अच्छा, electronegativity क्या है इसको समझते हैं with the help of this figure। यहाँ देखिए, यहाँ हमारे पास सेम एटम है, एक हमारे पास ऑक्सीजन है और ये दूसरा भी ऑक्सीजन एटम है। सेम एटम्स जब इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करते हैं, यानी आपको पता है कि जब सेम एटम हो या डिफरेंट एटम्स हो, जब भी ये इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, जैसे यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम एटम है और यहाँ क्लोरीन और हाइड्रोजन डिफरेंट एटम्स है, तो सेम एटम हो या डिफरेंट एटम्स हो, जब भी इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तो इसके लिए हम वर्ड बोलेंगे कोवलेंट बॉन्डिंग। तो यहाँ कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होता बल्कि कंप्लीटली ट्रांसफर होता है। ये आप क्लास 9th में पढ़ कर आए हैं। तो एनीवे यहाँ देखें कि यहाँ सेम एटम्स हैं, जब सेम एटम्स इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करेंगे तो देखें कि ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इन शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा? इस ऑक्सीजन का न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा या इस ऑक्सीजन का न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स लगाएगा? तो इसका आंसर आप कहेंगे कि सर दोनों जो एटम है वो क्योंकि सेम है तो दोनों इन शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेम फोर्स लगाएंगे। तो मैं कहूंगा कि फिर ये जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये सेंटर में ही रहेंगे, इन्होंने कहीं नहीं जाना। तो इस तरह की जो बॉन्डिंग है इसको हम नाम देते हैं नॉन पोलर्स, क्योंकि चार्ज डेवलप नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन पेयर सेंटर में ही रह जाते हैं। तो देखें यहाँ डिफरेंट एटम्स आ जाएं, जैसे हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। अब इस हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के 1 है। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि इसका ऑक्टेट और इसका ड्यूप्लेट रूल कंप्लीट हो जाए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, क्लोरीन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, तो जो हैवियर न्यूक्लियस होगा, जैसे कि यहाँ क्लोरीन एटम है, इसका हैवियर न्यूक्लियस है। हैवियर न्यूक्लियस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके न्यूक्लियस के अंदर 17 प्रोटॉन्स हैं, 17 पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो इसके 17 पॉजिटिव चार्जेस इन इलेक्ट्रॉन, यानी जिसको हम शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, इनको ज्यादा फोर्सफुली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो यही तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कि एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ, कि एक एटम की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पार्शियली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। अब देखें कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन, क्योंकि इसका न्यूक्लियस ज्यादा जो है वो पावरफुल है, तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को थोड़ा अपनी तरफ ले जाएगा। अच्छा, जब ये अपनी तरफ ले जाएगा तो इस हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन था अपना, और जब इसने एक शेयर किया तो इसके जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोई दूसरा एटम लेकर जा रहा है, तो ये स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा। और जो एटम इलेक्ट्रॉन्स ले रहा होगा, यानी ज्यादा, जिसका न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल होगा, वो स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। तो ये इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि क्लोरीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से हम इसको कहते हैं कि ये पोल्स क्रिएट हो गए। इसी वजह से इस मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? यहां देखें, यहां भी आप देख सकते हैं कि ये किसी एटम की एक ऐसी एबिलिटी है जिसकी वजह से वो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को स्लाइटली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इस बात को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, अब हम क्या लिखेंगे इसको डेफिनेशन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। ये कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम की एक एबिलिटी है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, कि वो जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अगर वो अट्रैक्ट कर रहा है तो इसको हम नाम देंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अच्छा, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इसके अगर हम की पॉइंट्स की तरफ जाएं तो इट इज द डायमेंशनलेस। इसकी कोई डायमेंशन नहीं है कि हम, ना ही इसकी कोई यूनिट है कि हम इसको कहें कि भाई ये इतने किलो जो है वो एक एटम दूसरे एटम से खींच लेगा। ये जस्ट एक, आप कह सकते हैं, एक प्रॉपर्टी है। इट्स नॉट अ क्वांटिटी, ये क्वांटिटी नहीं है, ये प्रॉपर्टी है कि कोवेलेंटली बॉन्डेड
एटम्स की। अगर क्वांटिटी होती तो फिर इसकी यूनिट भी होती। दूसरी बात क्या है कि इट रिप्रेजेंट द टेंडेंसी ऑफ एटम अट्रैक्ट द बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये रिप्रेजेंट करता है कि एटम के पास कितनी टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तीसरी बात यह है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर की जाती है डिफरेंट स्केल्स के लिए, लेकिन इसका जो यूजफुल स्केल है, जो मोस्ट कॉमनली जो स्केल है जो यूज होता है वो है लिनस पॉलिंग स्केल है। नेक्स्ट हमारे पास है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो इसमें पहला जो फैक्टर है वो है हमारे पास एटॉमिक साइज, सेकंड इज न्यूक्लियर चार्ज एंड थर्ड इज स्क्रीनिंग बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम वन बाय वन इन तीनों फैक्टर्स को स्टडी करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है कि फैक्टर इफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम फैक्टर की बात करें तो पहला जो फैक्टर है वो है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज हो रहा है दैट मीन एटम का साइज अगर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। कैसे देखें, अगर लिथियम किसी के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, ठीक है, वैसे तो लिथियम आपको पता है कि ये मेटल है, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर नहीं करेगा, लेकिन जस्ट हम अंडरस्टैंडिंग के लिए एक समझ रहे हैं इसको, इस वजह से हम ऐसे कह रहे हैं कि लिथियम अगर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा है किसी दूसरे एटम के साथ तो लिथियम का जो साइज है वो बहुत छोटा है। दैट मीन न्यूक्लियस जो है वो इजीली इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाएगा। लेट्स सपोज यहाँ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूं ताकि आप इजीली समझें। ये दूसरा न्यूक्लियस है और इसके ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। देखें, अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है, लेकिन यहां देखें कि ये फॉर एग्जांपल है हमारे पास दूसरा न्यूक्लियस। अब इसके देखें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर हो रहे हैं, और इधर देखें कि अगर ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां है। तो आप बताएं इन तीनों केसेस में बताएं, लेट मी ओपन पॉइंटर, कि ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास है, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर हो गया, और ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से और दूर हो गया है। क्यों? क्योंकि एटम का साइज बढ़ रहा है, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं। तो जब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होंगे तो ये जो न्यूक्लियस है इनको पुल नहीं कर पाएगा, इनको सही से खींच नहीं पाएगा। तो ज्यों ज्यों एटम का साइज बढ़ेगा तो एटम के न्यूक्लियस के लिए ये मुश्किल हो जाएगा कि वो इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो जब आप मूव करते हैं टॉप टू बॉटम तो एटम का साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है ग्रुप के अंदर। तो एटम का साइज ज्यों ज्यों बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ेगा। देखें, अगर अब ये है कि हम न्यूक्लियस को हैवी करते जाएंगे, यानी ये जो न्यूक्लियस है इसमें आप देख सकते हैं एक पॉजिटिव चार्ज है, ये ज्यादा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, या दो पॉजिटिव चार्ज होंगे तो ये ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो डेफिनेटली न्यूक्लियस जितना आपका मजबूत होता जाएगा, जितना पावरफुल होता जाएगा, उतना शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो जब आप पीरियड के अंदर मूव करेंगे तो न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है, तो आप दैट मीन पीरियड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। इसी तरह से आप देखें, यहां देखें स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसे आप शील्डिंग इफेक्ट भी कह सकते हैं। तो ये देखें कि शील्डिंग इफेक्ट जब ज्यादा होगा, यानी शील्डिंग, ये देखें ये एक शेल है, ये दूसरा शेल है और तीसरी शेल, और इसके बाहर जाकर जो है ना कहीं इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही होंगी या इधर कहीं इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही होगी। तो देखें कि ज्यों ज्यों ये शील्डिंग इफेक्ट आता जाएगा, जिसे आप स्क्रीनिंग इफेक्ट कह रहे हैं, तो जो न्यूक्लियस है वो इन शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स नहीं लगा पाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो ये वो तीन फैक्टर्स थे जो आपने अभी समझे। डियर स्टूडेंट्स, अब देखें इसका ट्रेंड पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रेंड अभी हम समझ कर आए हैं कि जब आप टॉप से बॉटम मूव करते हैं अक्रॉस द ग्रुप, तो आप देखते हैं कि जो एटम का साइज है वो इंक्रीज होता है। तो एटम का साइज जब इंक्रीज होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अक्रॉस द पीरियड अगर आप मूव करें तो अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा होता है। तो ज्यों ज्यों न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो एटम का न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। यानी उस एटम के पास ज्यादा पावर आ जाएगी कि वो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ
अट्रैक्ट करे। तो आप यहाँ देख सकते हैं टॉप से बॉटम, ये देखें 0.98 है, फिर 93 है, डिक्रीज हो रही है, 82 है, 79 है। तो ये देखें टॉप से बॉटम वैल्यूज डिक्रीज हो रही हैं। इसी तरह लेफ्ट से राइट आप देखें तो 0.93 है, फिर आगे इंक्रीज हो रही है 1.31, फिर आगे मजीद इंक्रीज हो रही है 1.61, 1.9। तो इस तरह आपने देखा कि पीरियड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती है, जबकि ग्रुप के अंदर टॉप से बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। रीजन हमने देख लिया कि रीजन ऐसा क्यों होता है। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ये वही बातें हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप वाई। तो इसका रीजन अभी हमने देखा कि टॉप से बॉटम जो है, एक तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा होता है, और दूसरा क्या हो रहा होता है कि जो एटम का साइज है वो बढ़ रहा होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग। तो इसके साथ हम ये कह सकते हैं कि टॉप से बॉटम जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू उसने डिक्रीज ही होना है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ ये भी है कि जब टॉप से बॉटम आप मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा होता है। जैसे अगर हम बात करें कि सोडियम के बाद आगे अगर हम पोटाशियम की बात करें, तो पोटाशियम का न्यूक्लियस ज्यादा हैवियर है एज कंपेयर टू सोडियम, यानी सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसमें 11 पॉजिटिव चार्जेस हैं। जब आप उसी ग्रुप में बात कर रहे हैं तो ग्रुप में नीचे आते हैं पोटाशियम आता है, तो पोटाशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, दैट मीन उसका न्यूक्लियस से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया है। तो अब होना तो ये चाहिए कि न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाए अगर, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो क्या होती है, ज्यादा इंक्रीज होती है, लेकिन यहाँ डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ कुछ और फैक्टर्स हैं जो इसको ओवरकम कर रहे हैं। तो और फैक्टर कौन से हैं? जिसमें शील्डिंग इफेक्ट है और एटॉमिक साइज है। ये दो फैक्टर्स, यहाँ न्यूक्लियर का चार्ज इंक्रीज हो रहा है लेकिन ये इसको ओवरकम कर रहे हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हालोजेंस की अगर हम बात करें ग्रुप 7A की, जैसे आप देख सकते हैं टॉप से बॉटम, तो फ्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज्यादा है, क्लोरीन की कम है, ब्रोमीन की और कम है, और इस तरह आयोडीन की और कम है, और ये चलता जाता है सिलसिला आगे तक। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस द पीरियड। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज क्यों होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड? तो इसका रीजन अभी हम देख चुके हैं। ये देखें लेफ्ट से राइट आप किसी भी पीरियड में मूव कर लें, इसकी वैल्यू 0.93 है, इसकी वैल्यू 1.31 है, इसकी वैल्यू 1.61 है, इसकी वैल्यू 1.9, तो इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज क्यों हो रही है? तो सिंपल सा आंसर इसका आपने ये कहना है कि न्यूक्लियस का चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। दूसरी बात, आप यहां ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियर का चार्ज इंक्रीज हो रहा है और एटम का साइज भी छोटा हो रहा है। एटम का साइज छोटा होगा, न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल होगा, तो वो ज्यादा फोर्सफुली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर फोर्स लगाएगा और उनको ज्यादा फोर्सफुली अट्रैक्ट कर पाएगा। तो यही बातें यहां लिखी हैं। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आर ऐड टू द सेम प्रिंसिपल शेल, देयरफॉर शील्डिंग इफेक्ट रिमेन नियरली कांस्टेंट, और शील्डिंग इफेक्ट भी कांस्टेंट है। इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पुल द इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली टुवर्ड द nucleus. As the result, atomic sizes decreases, the attraction for the shared pair of electron increases, therefore electronegativity increases. नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है इसमें थर्ड पीरियड की। तो थर्ड पीरियड में सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और ये चलती जाती आगे क्लोरीन तक जाएं तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्लोरीन की सबसे ज्यादा है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड इन टर्म ऑफ पॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। अच्छा, पॉलिंग ने एक स्केल बताया जिसके अकॉर्डिंग ये बताता है कि टाइप ऑफ बॉन्ड्स का हम कैसे बता सकते हैं थ्रू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इसके लिए इसने वैल्यू ये कैलकुलेट करके दी कि अगर जो दो एटम्स हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 है या लेस है 0.4 से, ठीक है, यानी आप यूं भी कह सकते हैं लेस देन 0.4 है, तो इसका मतलब है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स है। इसका मतलब ये हुआ कि सेम एटम्स के दरमियान कोवेलेंट बॉन्डिंग है जिसका डिफरेंस 0.4 या इससे लेस आ रहा है। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 से लेकर 1.8 तक आता है तो आपने कहना है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.8 से ज्यादा आता है तो आपने कहना है आयोनिक बॉन्ड कहना है। ठीक हो गया। अच्छा, वैसे जो आपको ये बात पता है कि जो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जैसे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन अगर एटम शेयर करते हैं तो ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। इस सूरत में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना आएगा? 0 आएगा। तो 0 आ जाए या 0.4 से लेस आ जाए, एक ही बात है, 0.4 से लेस आ जाए या अप्रोच कर रहा हो 0 को, तो आपने कहना है कि ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। अभी हम इसकी एग्जांपल करते हैं तब हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। यहां देखें, यहां हमारे पास एक एग्जांपल है और टाइप ऑफ बॉन्ड का बताया गया, ऑक्सीजन का है। तो ऑक्सीजन देखें, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन कितनी है?
4 अब O2 मॉलिक्यूल है, यानी दोनों ऑक्सीजन एटम है, तो दोनों का डिफरेंस आप करें तो कितना आएगा, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना आया, 0 आया। तो अभी हमने कहा था कि लेस देन 0.4 आए तो 0 जो है वो 0.4 से लेस है, तो इसका क्या मतलब है कि ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक हो गया, तो ये हमने बता दिया। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम करें पोटेशियम क्लोराइड की बात करें, तो पोटेशियम क्लोराइड में आप देखें कि पोटेशियम का ये हमने वो पीरियोडिक टेबल से इसका डिफरेंस लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पीरियोडिक टेबल से हमने लिया, जो भी हम पहले शो कर रहे थे। तो पोटेशियम की वैल्यू कितनी है, 0.82। पोटेशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कितनी है, तो 0.82। इसी तरह से क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो 3.16 है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है इसमें। तो अगर हम डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, 2.34 आता है। तो देखें कि इसका जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन आ रहा है 1.8 से, तो 1.8 से अगर ग्रेटर है तो इसका क्या मतलब है, आयोनिक बॉन्ड है। 2.3 इज ग्रेटर देन 1.8 ना, तो ये कौन सी बॉन्डिंग है, टाइप ऑफ बॉन्डिंग क्या है, आयोनिक बॉन्ड। तो इस तरह आप बता सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वैल्यू से आप बता सकते हैं कि जो आपका बॉन्ड है वो आयोनिक है, कोवेलेंट है, या फिर पोलर है या नॉन पोलर है। अच्छा, वैसे एक और मेथड भी है, जैसे आप क्लास 9th में पढ़कर आए हैं कि जस्ट आप देखते हैं कि एक मेटल है एक नॉन मेटल है, तो आप क्या देते हैं कि ये आयोनिक बॉन्ड ही होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पोटेशियम जो है वो मेटल है और क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है, तो आयोनिक बॉन्ड होगा, लेकिन यहाँ अभी हमने इसको ऐसे कैलकुलेट करके बताना है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 2.20 है, क्लोरीन की 3.16 है। अगर आप इसका डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस कितना आता है, 0.96 आता है। तो ये इंटरमीडिएट है बिटवीन 0.4 और 1.8, तो आपने कहना है कि ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक हो गया, आई होप आप इसको समझ गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर इन अ कंपाउंड, और इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। देखिए, सपोज कीजिए कि 2 पर्सन है जो कि प्रॉपर्टी को शेयर कर रहे हैं। अमूमन हम देखते हैं कि डिफरेंट मिनिमम 2% हो सकते हैं और मैक्सिमम 2 से ज्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ आप सपोज करें कि 2% है जो कि प्रॉपर्टी को शेयर कर रहे हैं। एक जो ए पर्सन है, इसकी जो प्रॉपर्टी के अंदर शेयर है वो 30% है, और जो बी पर्सन है इसकी प्रॉपर्टी के अंदर जो शेयर है वो 70% है। ठीक हो गया। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ज्यादा शेयर किसके हैं, तो आप कहेंगे कि सर जो बी पर्सन है इसके ज्यादा शेयर हैं। इसके साथ आप ये भी कहेंगे कि सर ये जो प्रॉपर्टी है ना वो बी पर्सन की है। क्यों? क्योंकि उसके ज्यादा शेयर है। आल्दो की प्रॉपर्टी शेयर्ड है, लेकिन ज्यादा कैरेक्टर किसका है, ज्यादा हिस्सा किसका है, तो बी पर्सन का ज्यादा हिस्सा है क्योंकि उसके ज्यादा शेयर है। बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई भी कंपाउंड है, कोई भी कंपाउंड है, लेट्स सपोज यहां मैं लिख देता हूं कि यहां मैं लिख देता हूं HCl। तो कोई भी कंपाउंड 100% ना आयोनिक होता है ना कोवेलेंट होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके अंदर आप यूं समझ लें जिस तरह यहां प्रॉपर्टी में शेयर होते हैं ना, तो इसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर होता है और कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो जिसका आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा वो आयोनिक कंपाउंड होगा, जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा वो कोवेलेंट कंपाउंड हम उसको बोलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर जिसको हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो 100% ही आयोनिक होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो अभी हमने यही देखना है कि किसी कंपाउंड के अंदर कितना कोवेलेंट कैरेक्टर एग्जिस्ट करेगा। तो जितना उसकी लिमिट होगी, जिस हद तक एग्जिस्ट करेगा, हम कह देंगे कि इसमें इतना कोवेलेंट कैरेक्टर है। ठीक हो गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि इसके अंदर जो आयोनिक कैरेक्टर है वो है, ये एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूं, ऐसे होता नहीं है कि मैं कह दूं 30% आयोनिक कैरेक्टर है और 70% जो है वो इसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो ये कंपाउंड आप कह देंगे कि सर कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आयोनिक कैरेक्टर इसके अंदर नहीं है। तो आयोनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर दोनों एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कि जिस किसी प्रॉपर्टी के अंदर जब मल्टीपल शेयर होते हैं तो दोनों पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। आल्दो कि एक पर्सन के ज्यादा शेयर होते हैं तो हम कहते हैं वो प्रॉपर्टी उसकी है, लेकिन रियलिटी में जब आप जाएंगे तो प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, प्रॉपर्टी दोनों की है। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाएं तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि कोवेलेंट कैरेक्टर इज द एक्सटेंट टू विच अ कंपाउंड शो अ कोवेलेंट बॉन्डिंग, कि किस हद तक कोई कंपाउंड जो है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग शो करता है, वो उसको हम बोलेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर बोलेंगे। ठीक हो गया, ये बात आपको समझ आ गई। अच्छा, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो कोवेलेंट कैरेक्टर है ये डिपेंड करता है पोलराइजिंग एबिलिटी के ऊपर। ठीक है, क्योंकि कोई एटम कितना पोलराइज कर सकता है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अब देखें फॉर एग्जाम्पल यहां देखें। अच्छा, इससे पहले एक और चीज भी देखें कि ये एक हमारे पास बॉन्डिंग है, एक कंपाउंड है जिसको हम कह रहे हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, और एक ये है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो देखें कि ज्यादा शेयरिंग किसने की हुई है,
एल्यूमिनियम क्लोराइड ने या मैग्नीशियम क्लोराइड ने? तो इसका आंसर है कि भाई एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है इसने ज्यादा शेयरिंग की है, इस एल्यूमिनियम ने, इसने 3 एटम अपने साथ अटैच किए हैं, तो यहाँ ज्यादा शेयरिंग है, जहां ज्यादा शेयरिंग होगी वो ज्यादा कोवेलेंट होगा, जहां कम शेयरिंग होगी वो वहां कम कोवेलेंट होगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जब ज्यादा शेयरिंग हो जाती है तो अब ये देखें, ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है, इसको आप प्रॉपर्टी कंसीडर करें, तो इस प्रॉपर्टी को ये भी ले रहा है, ये भी ले रहा है, ये भी ले रहा है, तो एक प्रॉपर्टी को जब 3 पर्सन ले रहे हैं तो फिर ये ज्यादा डी शेप हो जाएगी प्रॉपर्टी, ये ज्यादा डिस्टॉर्ट हो जाएगी, ज्यादा खराब हो जाएगी, तो यहां पोलराइजिंग एबिलिटी ज्यादा आ जाएगी, यानी ये जो है वो ज्यादा पोलराइज हो गया। तो जितना ज्यादा पोलराइज होता है कोई एलिमेंट उतनी ज्यादा वो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। आप ये बात आपको समझ आई है कि नहीं? आप इसको दोबारा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। देखें, इस एल्यूमिनियम यानी जो एटम है इसके साथ 3 क्लोराइड आयन जो है वो अटैच हैं, या क्लोरीन एटम आप कह लें, ये अटैच हैं इसके साथ 3। तो अब क्या है कि इस प्रॉपर्टी को खाने वाले 3 बंदे हैं, ज्यादा शेयरिंग हो रही है तो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। यहां इस प्रॉपर्टी को खाने वाले 2 बंदे हैं, कम शेयरिंग हो रही है तो कम जो है वो आप कह सकते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो फिर हम यूं भी कह सकते हैं कि ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर होगा। अगर हम जब इन दोनों को कंपेयर कर रहे होंगे तब हम ये कह रहे होंगे। वैसे तो हमें ये बात पता है कि कौन सा कोवेलेंट है, कौन सा आयोनिक है, लेकिन जब हम, ये रिलेटिव टर्म है, कोवेलेंट कैरेक्टर और आयोनिक कैरेक्टर जो है ये रिलेटिव टर्म्स बोली जाती है। अच्छा, बेसिकली यहाँ हमें फजान रूल जो है वो हेल्प आउट करता है, लेकिन चूंकि वो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है तो यहाँ मैंने उसको नहीं डाला, लेकिन उसकी मदद से हम यहाँ ये कैलकुलेट करते हैं कि कितना आयोनिक कैरेक्टर है या कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है। अच्छा, इस बात को यहाँ दोबारा देखें, जो अभी हम बात कर रहे हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर किस पर डिपेंड करता है? पोलराइजिंग पावर के ऊपर डिपेंड करता है। जितना एक एलिमेंट के पास ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। जैसे कि अभी आपने देखा कि एल्यूमिनियम जो है उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा थी, क्यों? क्योंकि उसके साथ 3 जो है वो क्लोरीन एटम अटैच थे। और यहां मैं ड्रॉ कर देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ लें। देखें, एक एल्यूमिनियम है और इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, इस कैटाइन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, यानी ज्यादा पोलराइज बन रहा है। पोलराइज का क्या मतलब है? ज्यादा चार्ज डेवलप हो रहा है, ज्यादा पोल्स बन रहे हैं, ठीक है। ये क्लोरीन एटम अटैच है, ठीक हो गया, 1 2 और 3। और इसके बरक्स अगर आप इस मैग्नीशियम को देखें तो इस मैग्नीशियम के साथ 2 जो है वो क्लोरीन एटम अटैच है, तो इसकी पोलराइजिंग पावर कम है, ठीक है। यानी ये जो एलिमेंट है वो कम डिस्टॉर्ट हुआ है, ठीक है, इसकी पोलराइजिंग पावर कम है। यानी इस कैटाइन की पोलराइजिंग पावर, यानी पोलराइजिंग पावर किसकी आपने देखनी है? कैटाइन की देखनी है। तो कैटाइन की जो पोलराइजिंग पावर है वो ज्यादा होगी तो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, और कैटाइन की पोलराइजिंग पावर कम होगी तो कम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। यही बात नीचे लिखी है, पहले इन्होंने डेफिनेशन यहां लिखी गई है, ये देखिए मैं इसको इरेज करता हूं ताकि आपको ये नजर आए सही से कि हम क्या बात कर रहे हैं, और इसके बाद हम इसको रीड आउट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए ये क्या लिखा है कि पोलराइजिंग पावर इज द एबिलिटी ऑफ अ कैटाइन टू डिस्टॉर्ट द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एन एनाइन, कि वो किस हद तक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टॉर्ट करता है, ये उसकी पोलराइजिंग पावर कहलाएगी। जितना ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी उतना ही ज्यादा जो है वो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि पोलराइजिंग पावर किस पर डिपेंड करती है? तो पोलराइजिंग पावर डिपेंड करती है ऑक्सीडेशन स्टेट पर। ये देखें, जी हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ज्यादा है तो ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। अच्छा, अब आपके माइंड में है कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसे कहते हैं? तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप समझ लें कि वैलेंसी को कहते हैं, कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम विद अदर एटम, कि एक एटम दूसरे कितने एटम्स के साथ शेयरिंग कर सकता है, ये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये आयरन है, और आयरन की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। अब मैं वैसे आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं कि आयरन की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होती हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। लेकिन यहां आयरन जो है इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। आई एम रियली सॉरी, आउटसाइड नॉइज है थोड़ा। अच्छा, अब देखें कि इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, तो अब जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ज्यादा होती जा रही है उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होती जा रही है, यानी ये ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को। ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, पोलराइजिंग पावर अगर ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक हो गया। अच्छा, ये बात हम पीरियड के अक्रॉस भी देख सकते हैं। अब जब आप पीरियड के अक्रॉस मूव करें, किसी भी पीरियड, सेकंड पीरियड के अक्रॉस आप मूव करें, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन,
तो आप देखते जाएं कि ज्यों ज्यों आप आगे जाते जाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होती जाती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होने का मतलब क्या है कि ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी। पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने का मतलब क्या है कि ज्यादा जो है वो कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। आई होप आप इसको समझ गए हैं। अगेन वही एग्जांपल है जिसको भी हमने देखा। आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास है एल्यूमिनियम क्लोराइड और एक है मैग्नीशियम क्लोराइड। अब एल्यूमिनियम जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो हायर पोलराइजिंग पावर है, तो हायर कोवेलेंट कैरेक्टर है। इसी तरह से जब हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे होंगे तब हम ये कहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम किसी और को जब देखेंगे, फॉर एग्जांपल आप NaCl को देखें तो NaCl के मुकाबले में MgCl2 जो है वो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर है, ये इसके मुकाबले में लोअर है। किसके मुकाबले में? एल्यूमिनियम क्लोराइड के मुकाबले में ये लोअर है। तो ये रिलेटिव टर्म है, ये चीज भी आपने माइंड में रखनी है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं 3.2 आर्टिकल विच इज डायपोल मोमेंट, और डायपोल मोमेंट को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फिगर। अच्छा, अब डायपोल मोमेंट है क्या? तो डायपोल मोमेंट बेसिकली किसी मॉलिक्यूल्स की नेट पोलैरिटी है। एक वर्ड के अंदर आपने ये आंसर करना है कि इट इज द नेट पोलैरिटी ऑफ आ मॉलिक्यूल। और कौन सा मॉलिक्यूल? एक पोलर मॉलिक्यूल जो है उसकी नेट पोलैरिटी कितनी है, वो उसको हम नाम देते हैं डायपोल मोमेंट का। अच्छा, अब ये नेट पोलैरिटी क्या है इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखें देखें यहां देखें कि फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को इधर पुल किया जा रहा है राइट साइड पर, ठीक है, और 3 न्यूटन की फोर्स लगाई जा रही है इस ब्लॉक के ऊपर, और इस ब्लॉक को इधर भी पुल किया जा रहा है, ठीक है, और इधर जो है वो भी 3 न्यूटन की फोर्स लगाई जा रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट फोर्स कितनी लग रही है तो आप क्या आंसर करेंगे? आप कहेंगे कि सर नेट फोर्स 0 है, ब्लॉक कहीं नहीं जाएगा, इसकी नेट फोर्स कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। यहां देखें कि अगर अगर फॉर एग्जांपल लेट मी ओपन पॉइंटर, फॉर एग्जांपल यहां 2 न्यूटन फोर्स आ जाती है और यहां जो है वो 5 न्यूटन फोर्स आ जाती है, तो अब नेट जो है वो फोर्स एग्जिस्ट कर रही होगी। तो आप कहेंगे कि एक जगह 2 है एक जगह 5 है, तो डिफरेंस कर लेंगे। तो आप कहेंगे कि नेट फोर्स 3 न्यूटन की इसके ऊपर लग रही है और वो 5 न्यूटन की डायरेक्शन में लग रही है। ठीक हो गया? ये आपको पता है, नेट फोर्स आप ऐसे ही निकालते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जब हमारे पास 2 चार्ज पड़े हैं, एक बड़ा चार्ज है एक छोटा चार्ज है, आप देखें एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, चार्जेस पड़े हैं 2, और दोनों चार्जेस के दरमियान सेपरेशन भी आ गई है। अब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर रहे होंगे, फोर्स भी लगा रहे होंगे, तो नेट कितनी फोर्स लगा रहे होंगे, नेट पोलैरिटी क्या होगी इनकी, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव को ऐड करके नेट अगर हम निकाल लें, जिस तरह हमने 5 और 2 को ऐड करके नेट फोर्स निकाली, तो इसी तरह से इनके नेट चार्ज अगर हम निकाल लें तो वो हमें बताएगा डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट बेसिकली क्या बताता है? नेट पोलैरिटी कितनी है। अब फॉर एग्जांपल ये भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन होता, दोनों सेम एटम होते, तो अब डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि अब नेट चार्ज 0 हो जाता। आल्दो की सेपरेशन होती लेकिन नेट चार्ज क्या हो जाना था? 0 हो जाना था। लेकिन जब डिफरेंट एटम्स इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर रहे होंगे तो वहां डायपोल काज होगा, डायपोल मोमेंट काज होगा, जो ये बताएगा कि ये जो 2 डिफरेंट एटम्स हैं इनका नेट चार्ज कितना है और इन चार्जेस के दरमियान सेपरेशन कितनी है। तो नेट चार्ज और उनके दरमियान सेपरेशन जो आ रही है ये हमें बता रहे हैं डायपोल मोमेंट का, कोलेक्टिवली बता रहे हैं। तो हम इसको डिफाइन भी यही करते हैं इस तरह से कि डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान कितना डिस्टेंस है। देखें, अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो अब इनके दरमियान डिस्टेंस भी है। तो डिस्टेंस और जो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ है, उसके दरमियान एक रिलेशन क्रिएट हो रहा है। देखें, अगर स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो डिस्टेंस हो सकता है ज्यादा हो जाए, तो डिस्टेंस और अट्रैक्शन के दरमियान एक रिलेशन है, तो डायपोल मोमेंट उस रिलेशन को बताता है। डायपोल मोमेंट इनकी जो अट्रैक्शन है चार्जेस की और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसका बताता है। तो नेट पोलैरिटी तो बताता ही बताता है, लेकिन साथ साथ आपने ये माइंड में रखना है कि ये हमें ये बताता है कि जो जो इनके दरमियान सेपरेशन है चार्जेस के दरमियान और चार्जेस के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो कितनी है, तो उसके बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, तो ये एक और प्रॉपर्टी आ गई, एक और क्वांटिटी आ गई जिससे हमें पता लगाते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ कितनी है और इनके दरमियान डिस्टेंस कितना है। तो अगर देखें पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन इसके दरमियान तो डिस्टेंस है, फुली मतलब कंबाइन हो जाना चाहिए, लेकिन इसके दरमियान तो डिस्टेंस है, तो इसकी वजह से एक और क्वांटिटी हमारे पास आ गई।
दूसरी चीज ये है कि जो डायपोल मोमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, तो इसकी डायरेक्शन हम पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ लेते हैं, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है उधर से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी तरफ इसकी डायरेक्शन रखी जाती है। ठीक हो गया? और यहाँ क्या होना चाहिए? डिफरेंट एटम्स होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो इसकी यूनिट है वो ऐसा यूनिट कूलम मीटर है, लेकिन वो बहुत छोटी यूनिट है, हम इसकी बड़ी यूनिट एक यूज करते हैं जो कि डी बाय है, तो जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डी बाय इसकी यूनिट है जो कि कॉमनली यूज की जाती है, लेकिन ऐसा यूनिट की अगर बात की जाए तो वो क्या है? कूलम मीटर। तो दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस डिफरेंट हैं, डिफरेंट चार्जेस हैं, उनके दरमियान क्या आ जाएगा? नेट पोलैरिटी एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि उनके दरमियान जो है वो सेपरेशन है, तो इससे डायपोल मोमेंट जो है वो इंड्यूस होगा। देखिए आप वर्ड के ऊपर भी गौर करें ना, तो डाई का मतलब क्या होता है? दो, पोल मीन चार्जेस, तो दो ऐसे चार्जेस हैं जिसके दरमियान मोमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके दरमियान जो है आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रेंथ एग्जिस्ट कर रही है, एक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन द सेपरेशन एंड चार्जेस। तो अट्रैक्शन एंड सेपरेशन, अट्रैक्शन और सेपरेशन के दरमियान एक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है जिसको हम डायपोल मोमेंट कह रहे हैं। नेक्स्ट आगे चलेंगे। ये वो सारी बातें हैं जो मैंने अभी आपको बताई, लेकिन इसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता जाएगा उतना ज्यादा पोलैरिटी कहा जाती जाएगी, और ज्यादा जो है वो आयोनिक कैरेक्टर तो होगा ही होगा, लेकिन डायपोल मोमेंट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है? इसी तरह से स्मॉलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, लोअर बॉन्ड पोलैरिटी होगी, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा। जैसे क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, क्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्ट मोर स्ट्रांगली टुवर्ड द क्लोरीन, तो क्लोरीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव और दूसरे के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा। दिस सेपरेशन ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस अ डायपोल मोमेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। जब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, पोलर का मतलब है कि डिफरेंट एटम्स जब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं तो उसमें डायपोल एग्जिस्ट करता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जैसे कि अभी आपने हाइड्रोजन क्लोराइड में देख लिया, तो यहाँ डायपोल एग्जिस्ट कर रहा होगा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ होगी। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट हमारे पास है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और नॉन पोलर आपको पता है कि सेम एटम्स जब इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं तो इसको हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब नॉन पोलर में क्या होगा कि क्योंकि दोनों एटम्स एक जैसे हैं, तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो सेंटर में ही रहेंगे, जिसकी वजह से चार्ज डेवलप नहीं होगा। जब चार्ज डेवलप नहीं होगा तो सेपरेशन नहीं आएगी चार्जेस में, और चार्जेस और उनके सेपरेशन ना हो तो डायपोल एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसकी वजह से इसका नेट डायपोल मोमेंट जीरो होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि पोलर बॉन्ड वर्सेस पोलर मॉलिक्यूल। पोलर बॉन्ड किसे कह रहे हैं और पोलर मॉलिक्यूल किसे कह रहे हैं, तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप देखें कि जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये सारे का सारा CO2 मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो ये नॉन पोलर है। ठीक है? लेकिन इसमें जो बॉन्ड है वो पोलर है। अब कार्बन और ऑक्सीजन, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो यहाँ पोलर बॉन्ड है, यानी यहाँ चार्ज डेवलप होता है, कार्बन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव। इसी तरह से इस कार्बन और इस ऑक्सीजन में जो है यहाँ भी पोल्स क्रिएट होते हैं। तो देखें कि ये जो मॉलिक्यूल है इसमें दो पोलर बॉन्ड है, लेकिन ये जो दोनों पोलर बॉन्ड है, इस पोलर बॉन्ड का अपना डायपोल होगा, इस पोलर बॉन्ड का अपना डायपोल होगा। तो जब नेट आप डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर है। यानी बेसिकली आप डायपोल मोमेंट आपको पोलर और नॉन पोलर का बता रहा है, तो ये मॉलिक्यूल क्या है? नॉन पोलर है। क्यों नॉन पोलर है? क्योंकि नेट डायपोल मोमेंट जो है वो जीरो हो चुका है, नेट डायपोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक हो गया? तो यहाँ यही सारी बात लिखी है कि एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द मॉलिक्यूल कैन कंटेन पोलर बॉन्ड बट स्टिल बी नॉन पोलर ओवरऑल। दिस डिपेंड्स ऑन द शेप एंड सिमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है? तो अगर सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स है तो उसमें नेट डायपोल मोमेंट जो है वो जीरो हो जाता है। ठीक है? अब यहां देखें कि सिमेट्रिकल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कैन बी नॉन पोलर व्हेन देयर बॉन्ड डायपोल कैंसल ईच अदर। ये भी हमने एग्जांपल देख ली। जैसे फॉर एग्जांपल लीनियर अगर शेप है किसी मॉलिक्यूल की, या ट्रायगोनल प्लेनर है, ये भी हम शेप्स आ रही हैं, या टेट्राहेड्रल प्लेनर है, ये बेसिकली सिमेट्रिकल शेप्स हैं। तो इस शेप्स के अंदर जो डायपोल मोमेंट होता है वो क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो पोलर बॉन्ड सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होगी तो डायपोल में कैंसल,
नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। लेकिन पोलर बॉन्ड है, अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट है, तो डायपोल डू नॉट कैंसिल और पोलर मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक है, तो इसमें एक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट और एक अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर सिमेट्रिकल अरेंजमेंट हुई तो बेशक वो पोलर बॉन्ड हुआ, लेकिन नेट डायपोल जो है वो जीरो हो सकता है। और अगर अनसिमेट्रिकल है और पोलर बॉन्ड है तो फिर ही जो है वो डायपोल एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज डायपोल जीरो हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करते हैं 3.4 आर्टिकल विच इज अबाउट बॉन्ड एनर्जी और यू कैन से बॉन्ड इंथैल्पी। अब सपोज करें कि यहाँ हमारे पास एटम्स है और इनके दरमियान ये बॉन्ड बना है। अब हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान ये बॉन्ड बना है। अच्छा, अब हम कितनी एनर्जी दें ताकि ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाए? तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। किसी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, इस एनर्जी को हम नाम देते हैं बॉन्ड एनर्जी का। यही इसकी डेफिनेशन है और यही यहाँ हमने लिखी है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहां ये है कि ये जो बॉन्ड एनर्जी है इसको डिफाइन किया गया है 1 मोल के अकॉर्डिंग, यानी जो मॉलिक्यूल है इट शुड बी 1 मोल। 1 मोल मॉलिक्यूल है और उसका जो बॉन्ड है उसको अगर आपने ब्रेक करना है तो उस दौरान जितनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी इसको बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी, और इसकी यूनिट क्या है? किलो जूल पर मोल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हायर बॉन्ड एनर्जी होगी तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा तो ग्रेटर स्टेबिलिटी होगी। जितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा इतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी इतनी लेस रिएक्टिविटी होगी। यानी वो जो मॉलिक्यूल है वो किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा अगर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। इसी के बरक्स अगर लोअर बॉन्ड एनर्जी है तो वीकर बॉन्ड होगा, लोअर स्टेबिलिटी होगी, और लोअर स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि हायर रिएक्टिविटी होगी। अब हम ये देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड एनर्जी पर डिपेंड करते हैं। तो इसमें जो मेन फैक्टर्स हैं वो हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, साइज ऑफ एटम, बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ। तो यहां सबसे पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। आपको पता है कि ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्ड एटम्स प्रोड्यूस अ मोर पोलर बॉन्ड। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा उतना ज्यादा मॉलिक्यूल जो है वो पोलर होगा। ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ग्रेटर बॉन्ड पोलैरिटी एंड ग्रेटर बॉन्ड एनर्जी। जितना ज्यादा बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होगी उतना ज्यादा जो बॉन्ड एनर्जी है वो बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। एग्जांपल देखें, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां देखें कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, इसके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.8 है, तो बॉन्ड एनर्जी इसकी सबसे ज्यादा है। जो जो आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आप देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो डिक्रीज होता जाता है, तो जो बॉन्ड एनर्जी है वो भी डिक्रीज होती चली जाएगी। यानी टॉप टू जब आप किसी ग्रुप के अंदर मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, तो वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो डिक्रीज होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की डिक्रीज होने की वजह से बॉन्ड एनर्जी भी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट मूव करेंगे तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इसमें जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड का है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। क्यों स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है? क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा है, आप ये कह सकते हैं। अच्छा जी, तो ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होगा तो इसका मतलब है कि ये लेस रिएक्टिव होगा, ये बॉन्ड सबसे कम रिएक्शन शो करेगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ बॉन्ड लेंथ के ऊपर, यानी बॉन्ड एनर्जी किस तरह डिपेंड करती है बॉन्ड लेंथ के ऊपर, तो बॉन्ड लेंथ है क्या? बॉन्ड लेंथ आपको पता है, यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ। देखें, फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन एटम है और एक क्लोरीन एटम है, तो इनके न्यूक्लियस के दरमियान जो एवरेज डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन देयर न्यूक्लियाई, इसको हम बोल देंगे बॉन्ड लेंथ। अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि वीकर बॉन्ड हो जाएगा, और अगर वीकर बॉन्ड होगा तो इसका मतलब है कि बॉन्ड एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। तो देखिए कि बॉन्ड लेंथ है क्या, तो बॉन्ड लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स, और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं पिकोमीटर में या एंगस्ट्रॉम में। पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 और एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 होता है, यहां लिखा नहीं गया। अच्छा जी, अब देखें कि ये बात अभी हमने देखी कि शॉर्टर बॉन्ड लेंथ जितनी शॉर्टर हो जाएगी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हो जाएगा, और बॉन्ड लेंथ अगर लॉन्गर हो जाएगी तो वीकर बॉन्ड हो जाएगा। अब देखें कि जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है या हाइड्रोजन और ब्रोमीन का बॉन्ड है, तो यहाँ इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम है, बॉन्ड लेंथ इनकी ज्यादा है। तो बॉन्ड लेंथ इनकी ज्यादा होने की वजह से इनकी जो एनर्जी है वो कम है,
यानी जो जिसको हम कह रहे हैं बॉन्ड एनर्जी, वो कम है क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, और इसकी बॉन्ड लेंथ कम है तो इस वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। यानी आप कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एनर्जी के साथ इनवर्स रिलेशन रखती है। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं हालोजेंस के एग्जांपल से कि किस तरह से बॉन्ड लेंथ जो है वो बॉन्ड एनर्जी के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो देखें यहाँ आयोडीन है, आयोडीन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो है 266 पिकोमीटर। तो इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो 151 है। ऊपर चलते जाएं, ब्रोमीन के दरमियान देखें तो आप बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो गई है, ठीक है, सॉरी बॉन्ड लेंथ कम हो गई है, तो यहाँ बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई है। और ऊपर जाए बॉन्ड लेंथ और कम हो गई है तो बॉन्ड एनर्जी और बढ़ गई है। अब ऊपर जाए तो 143 बॉन्ड लेंथ और कम हो गई है, लेकिन यहाँ बॉन्ड एनर्जी जो है वो मजीद इंक्रीज नहीं हुई। ये एक एनोमलस ट्रेंड आ गया है। अब देखें कि फ्लोरीन ऐसा क्यों शो करता है। तो इसका रीजन ये है कि एटॉमिक साइज इंक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ जनरली इंक्रीजेस, जनरली इंक्रीज करती है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी जनरली डिक्रीजेस, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस होती है। हाउएवर FF has unusually low bond energy, FF की unusually low bond energy। यहां देखें, यहां अब वही क्वेश्चन है कि why is FF bond unusually weak। अब FF bond weak क्यों है। हमने देखा है कि बाकी जो क्लोरीन है इसके नीचे वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उससे यानी नीचे से आप ऊपर की तरफ जब जा रहे थे तो, या आप यूं भी कह सकते हैं कि टॉप से बॉटम जब हम मूव करते हैं तो बॉन्ड वीक होता है, यानी सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी FF एटम के दरमियान होनी चाहिए, लेकिन FF जो है वो एनोमलस ट्रेंड शो कर रहा है, इसके इसके जो बॉन्ड है वो वीक है। तो बॉन्ड वीक क्यों है, तो इसका रीजन ये है कि जो फ्लोरीन फ्लोरीन एटम है इनमें इसका जो साइज है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज्यादा हो गई है। तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होने और साइज कम होने की वजह से इनमें जो इसका बॉन्ड है वो वीक है, यानी इसको कम एनर्जी चाहिए ब्रेक करने के लिए। तो मेन चीज क्या है, आपने देखी कि इसमें जो बॉन्ड एनर्जी है वो कम है। तो कम क्यों है, क्योंकि इसका जो साइज है वो छोटा है और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा है। यहाँ लिखा है कि फ्लोरीन एटम्स आर वेरी स्मॉल, देयरफॉर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द टू फ्लोरीन एटम आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दिस काज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बिटवीन द लोन पेयर। एज अ रिजल्ट FF बॉन्ड बिकम वीकर एंड रिक्वायर लेस एनर्जी टू ब्रेक। इस वजह से FF बॉन्ड एनर्जी इज लेस देन क्लोरीन, जो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स है इनकी बॉन्ड एनर्जी से इसकी फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड एनर्जी कम है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज है कि बॉन्ड एनर्जी हमें रिएक्टिविटी के बारे में भी बताती है। फॉर एग्जांपल कोई बॉन्ड अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो वो लेस रिएक्टिव होगा। तो क्यों, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होगा। हायर बॉन्ड एनर्जी होगी तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा और लेस रिएक्टिव होगा। तो इस तरह हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कोई कोवेलेंटली मॉलिक्यूल कितना रिएक्टिव है, तो उनकी स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी हम बता सकते हैं थ्रू बॉन्ड एनर्जी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखें फॉर एग्जांपल ये CF बॉन्ड है, तो ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है तो इसका मतलब है लेस रिएक्टिव है। और CCl बॉन्ड जो है ये वीकर बॉन्ड है तो इसका मतलब है ज्यादा रिएक्टिव है। तो हमने रिएक्टिविटी बता दी थ्रू बॉन्ड एनर्जी से। तो बॉन्ड एनर्जी हमारी हेल्प आउट करती है टू प्रिडिक्ट द स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल। डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टडी करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ योर बुक विच इज शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ये जो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स है इसके लिए हमारे पास सबसे पहली जो थ्योरी आती है वो है वेस्पर थ्योरी। और वेस्पर थ्योरी क्या है, वेस्पर थ्योरी बेसिकली हमारे पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है। अच्छा, ये हमें क्या बताती है, ये हमें बताती है शेप और ज्योमेट्री का बताती है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और पॉलीएटॉमिक आयंस, यानी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं या पॉलीएटॉमिक आयंस हैं, उनकी शेप क्या होगी या उनकी ज्योमेट्री क्या होगी, ये हमें वेस्पर थ्योरी बताती है। इसके डिफरेंट सारे पोस्टुलेट हैं जिसको भी हम देखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये जो थ्योरी है इसके अंदर टर्म्स कुछ यूज की जा रही हैं, जैसे बॉन्डिंग पेयर क्या है या लोन पेयर क्या है, वो आप लोगों को थोड़ा आइडिया होना चाहिए, तब आप इसको अच्छे से समझेंगे। बॉन्डिंग पेयर किसे कहते हैं, देखें फॉर एग्जांपल ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है, तो दो एटम्स के दरमियान जब इलेक्ट्रॉन शेयर हो तो इसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर बोलेंगे। शेयर्ड यानी ये ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जो कि शेयर्ड होते हैं बिटवीन एटम्स, डिफरेंट एटम्स या सेम एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन शेयर्स होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर। और ये वो हैं जो शेयरिंग नहीं होते, यानी ये इलेक्ट्रॉन पेयर वो है जो शेयर्ड ना हो या बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ना हो, इसको हम बोलेंगे लोन पेयर। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का आपको पता होना चाहिए।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बेसिक प्रिंसिपल क्या है इस वेस्पर थ्योरी का। तो बेसिक प्रिंसिपल इसका ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम, एक सेंट्रल एटम होगा, उसके गिर्द जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं रिपेल ईच अदर एंड अरेंज देमसेल्व्स एज फार एज पार्ट एज पॉसिबल टू मिनिमाइज द रिपल्शन। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, भले वो लॉन पेयर हैं या बॉन्ड पेयर हैं, वो इस सेंट्रल एटम के गिर्द इस तरह से अपने आप को एडजस्ट करेंगे कि उनके दरमियान कम से कम रिपल्शन हो। तो ये इस थ्योरी का बेसिक प्रिंसिपल है। अब हम इसके पास्टुलेट को स्टडी करते हैं, देन फिर हमें इस थ्योरी के बारे में समझ आएगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें पहले पास्टुलेट की, तो पहला पास्टुलेट ये है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स स्टे एज फार अपार्ट एज पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन जो पेयर्स हैं वो एक दूसरे से इतना दूर होंगे जितना वो मैक्सिमम दूर हो सकते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, इलेक्ट्रॉनिक पेयर के दरमियान मैक्सिमम सेपरेशन होगी। अब क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम सेपरेशन क्यों होगी? मैक्सिमम सेपरेशन इस वजह से होगी कि मिनिमम रिपल्शन हो सके। देखें, अगर ये पास पास हो तो इनके दरमियान तो रिपल्शन, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो ये एक दूसरे से मैक्सिमम दूर होंगे, जितना ये दूर जा सकते हैं उतना ये दूर होंगे, ताकि इनके दरमियान रिपल्शन जो है वो कम से कम हो सके। तो रिपल्शन से बचने के लिए इलेक्ट्रॉन स्पेस के अंदर मैक्सिमम दूरी पर होंगे। अच्छा, स्पेस के अंदर ये स्पेसिफिक प्लेन के अंदर नहीं होंगे। यानी एक सर्कल आप ड्रॉ करें तो सर्कल के अंदर इस तरह से नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन, ये गलत इनकी रिप्रेजेंटेशन है। इलेक्ट्रॉन इस तरह से 3D स्पेस के अंदर कहीं भी होंगे। अब देखें, डिफरेंट प्लेन बना लें कि ये इलेक्ट्रॉन अप है तो नीचे डाउन चला गया, वो इधर चला गया, ये इधर राइट साइड पे चला गया, तो ये मैक्सिमम एक दूसरे से 3D स्पेस के अंदर दूरी पर होंगे। ठीक हो गया? तो पहला पॉइंट हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन पेयर स्टे एज फार अपार्ट एज पॉसिबल। इसकी रीजन क्या है कि उनके दरमियान जो रिपल्शन है वो कम से कम हो, और रिपल्शन कम से कम होगी तो स्टेबिलिटी इनके अंदर ज्यादा होगी, स्टेबल अरेंजमेंट होगी। सेकंड पास्टुलेट की बात करें तो सेकंड पास्टुलेट ये कहता है कि लोन पेयर ऑक्युपाई मोर स्पेस। आपको पता है कि बॉन्ड पेयर होता है, एक लोन पेयर होता है। अब देखें, यहां देखें, ये लोन पेयर है और ये जो नीचे है ये बॉन्ड पेयर है। तो जो लोन पेयर है स्पेस के अंदर, 3D स्पेस के अंदर लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। क्यों? क्योंकि लोन पेयर के दरमियान जो रिपल्शन होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के। तो इनके दरमियान ज्यादा रिपल्शन होती है और ये ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा। सेकंड पास्टुलेट इसका ये कहता है। ठीक हो गया? अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं, इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं कि लोन पेयर ऑक्युपाई मोर स्पेस। आपने जस्ट ये पॉइंट याद रखने हैं कि लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा और इलेक्ट्रॉन जो पेयर्स हैं वो मैक्सिमम एक दूसरे से दूरी पर होंगे। थर्ड पास्टुलेट की तरफ जाएं। थर्ड पास्टुलेट क्या कहता है कि बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इफेक्ट ज्योमेट्री। अच्छा, ऐसा नहीं है कि लोन पेयर हो तब भी ज्योमेट्री एक जैसे बनेगी, बॉन्ड पेयर होंगे तब भी ज्योमेट्री एक जैसे बनेगी, दोनों इफेक्ट करेंगे। अब देखें, यहां देखें, ये लोन पेयर है, इसमें यानी ये जो मॉलिक्यूल है इसमें एक लोन पेयर एग्जिस्ट कर रहा है। हम अमोनिया की बात कर रहे हैं, NH3 की, तो और इसमें कोई लोन पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसकी ज्योमेट्री की शेप देखें और इसकी ज्योमेट्री की शेप देखें, दोनों डिफरेंट है। अभी हम ये देखेंगे, यहां देखेंगे, ये देखें, यहां भी लिखा है कि विदाउट लोन पेयर। जैसे बोरोन है, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं, तो इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर कोई नहीं है, तो टोटल पेयर कितने हो गए? 3। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बना रहा है। अभी हम ज्योमेट्री की टाइप्स देखेंगे, लेकिन यहां देखें, ये 3 इसके बॉन्ड पेयर हैं, एक नाइट्रोजन के साथ ये बॉन्ड पेयर है, एक ये है, एक ये, 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक पेयर 4 हो गए, तो इसकी ज्योमेट्री की शेप डिफरेंट होगी। तो ऐसा नहीं है कि बॉन्ड पेयर इंडिविजुअल या लोन पेयर इंडिविजुअल, दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे ज्योमेट्री की शेप्स में। तो थर्ड पॉइंट हमने ये लिख दिया कि बोथ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इफेक्ट था ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री को इफेक्ट करेंगे, उसकी शेप को चेंज करेंगे। ये पॉइंट आगे भी आ रहा है, जब हम शेप देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको ये बात समझ आएगी। फोर्थ पास्टुलेट की तरफ जाएं तो फोर्थ पास्टुलेट हमें ये कहता है कि ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेयर रिपल्शन। तो ये ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेयर रिपल्शन के बारे में बताता है। ये बताता है कि अगर दो लोन पेयर हैं तो लोन पेयर और लोन पेयर के दरमियान मैक्सिमम रिपल्शन होगी, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है तो इसके दरमियान कम रिपल्शन होगी, और बॉन्ड पेयर और बॉन्ड के दरमियान सबसे कम रिपल्शन होगा। अब देखें देखें, जैसे ये C एक एटम है और B एटम है, तो ये दोनों बॉन्ड पेयर है ना, इनके दरमियान जो रिपल्शन है वो कम है एज कंपेयर टू लोन पेयर, और इस बॉन्ड पेयर के दरमियान जो रिपल्शन है वो ज्यादा है। तो ये हमें पास्टुलेट हमें ये बता रहा है, जिसकी वजह से एंगल वेरी कर जाएगा, एंगल डिफरेंट हो जाएंगे। ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से आप देख सकेंगे कि एंगल वेरी कर जाएंगे।
ये वो फोर्थ पॉइंट है कि स्ट्रेंथ ऑफ रिपल्शन फॉलोज दिस ऑर्डर. लोन पेयर हैव ग्रेटर रिपल्शन एज कंपेयर टू लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, एंड लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर हैव ग्रेटर रिपल्शन एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर. अच्छा जी, अब इसमें ये है कि ऐसा क्यों है. तो अ लोन पेयर इज अट्रैक्ट ओनली टू वन न्यूक्लियस, सो इट इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज मोर सेपरेट आउट देन द अदर बॉन्डिंग पेयर. जो लोन पेयर है वो एक न्यूक्लियस के साथ जुड़ा होता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो ज्यादा स्प्रेड होता है. और जो बॉन्ड पेयर है वो दो न्यूक्लियस के साथ जुड़ा होता है, इस वजह से उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इतना ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता. और दूसरी बात है कि इसमें रिपल्शन भी ज्यादा होती है. ठीक हो गया. अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पास्टुलेट है, जो कि लास्ट पास्टुलेट है. वो ये कहता है कि मल्टीपल बॉन्ड्स एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन. देखें, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंटेन हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन अ सिंगल बॉन्ड. अगर डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी रखेगा एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड. इसी तरह से जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड के मुकाबले में ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी रखेगा. ये देखें, फॉर एग्जांपल ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है. तो किसी एटम्स के दरमियान अगर ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा है. इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा है तो रिपल्सिव इफेक्ट जो होगा वो भी ज्यादा हो जाएगा. डबल बॉन्ड में कम होगा और सिंगल बॉन्ड में उससे कम होगा. लेकिन यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो, इनको जब आप ज्योमेट्री फाइंड आउट कर रहे होंगे तो आपने सिंगल बॉन्ड की तरह ही ट्रीट करना है. ट्रिपल बॉन्ड को कैसे ट्रीट करना है? सिंगल बॉन्ड की तरह ही ट्रीट करना है. यहां यही लिखा है, हाउएवर इन वेस्पर थ्योरी सिंगल, डबल एंड ट्रिपल इन ईच ट्रीटेड एज वन इलेक्ट्रॉन डोमेन व्हेन डिटरमिनिंग द बेसिक मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री. जब बेसिक मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपने सिंगल बॉन्ड कंसीडर करना है. यहां देखें, जैसे ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है और यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड है. लेकिन जब आपने बॉन्ड पेयर कहना है तो वैसे देखा जाए तो 4 बॉन्ड पेयर है, 1 2 3 4. लेकिन ये पास्टुलेट ये कह रहा है कि आपने इसको सिंगल करना है और इसको भी सिंगल, तो टोटल बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 2 हो गए. आपने 2 बॉन्ड पेयर यहाँ कंसिडर करने हैं. डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉलिक्यूल विद 2 इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स. ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी 2 इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स हों वो कैसी शेप बनाएंगे, इसको हम देखने जा रहे हैं. अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास है बेरिलियम फ्लोराइड BeF2. अब ये जो मॉलिक्यूल है इसमें सबसे पहले आपने क्या देखना है? सबसे पहले आपने देखना है कि सेंट्रल एटम कौन सा है. सबसे पहले आपने सेंट्रल एटम चूज करना है. अच्छा, सेंट्रल एटम कौन सा होता है? ऐसा एटम जिसके शेयरिंग में लीस्ट नंबर ऑफ एटम्स हो. फॉर एग्जांपल यहां मैं लिख देता हूं, जैसे मैं लिखूं CH4. अब ये आपको पता है मीथेन का मॉलिक्यूल है. तो इसमें जो कार्बन है ना, इसके कितने एटम्स हैं? तो एक एटम है. हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 4 एटम हैं. तो लीस्ट नंबर ऑफ एटम किसके हैं? कार्बन के. तो कार्बन यहाँ सेंट्रल एटम होगा. इसी तरह BeF2 यानी बेरिलियम फ्लोराइड में सेंट्रल एटम कौन सा है? Be. तो सबसे पहले आपने लिख देना है सेंट्रल एटम बेरिलियम. अच्छा, अब आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, यानी एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. अब देखें, यहां वैसे नजर आ रहा है कि बेरिलियम जो है ये 2 बॉन्ड बना रहा है. तो यहां अगर मैं इसको ड्रॉ करूं कुछ इस तरह से, आपको पता है वैसे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का हमें पता होना चाहिए. बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये बात आपको पता है कि बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है. टोटल इसका एटॉमिक नंबर 4 है. पहले में भी 2 और दूसरे में भी पहले में भी 2 और दूसरे में भी 2 होंगे. तो यहाँ एक F यहाँ अटैच हो जाता है इसके साथ और एक F यहाँ अटैच हो जाता है. तो इस तरह अब आप देखें तो इसके बॉन्ड पेयर कितने हैं, कितने बॉन्ड बना रहा है? तो 2 F हैं, 2 बॉन्ड बना रहा है. एक इसके साथ बना रहा है, एक इसके साथ. एक बॉन्ड पेयर ये है, एक बॉन्ड पेयर ये है. तो बॉन्ड पेयर 2 है. अब बेरिलियम के ऊपर कोई लोन पेयर है, यानी कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक पेयर है जो अनशेयर्ड हो? तो इसका आंसर है नहीं. बैलेंस शेल में ऐसा कोई भी नहीं है, तो लोन पेयर 0 हो जाएंगे. अब आपने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को इकट्ठा ऐड करना है. तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को जब ऐड करें तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स कितने हैं? 2 हैं. तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक पेयर 2 हो, और ये जैसे कि अभी हमने यहां देखा कि टोटल इलेक्ट्रॉनिक पेयर 2 हो लेकिन लोन पेयर ना हो, तो जो ज्योमेट्री बनती है उस ज्योमेट्री का नाम होता है लीनियर. ये लीनियर ज्योमेट्री को फॉर्म करेगा. ये डिफरेंट हमारे पास हैं सिनेरियोज हैं, आप देखें. अच्छा, अब आपके क्वेश्चन में है कि आपके माइंड में है कि भाई लीनियर ही क्यों करेगा? लीनियर इस वजह से करेगा कि ये फ्लोरीन और फ्लोरीन एक दूसरे से मैक्सिमम अपार्ट हों. यानी अभी हमने ये जो पहला पास्टुलेट था जिसके अकॉर्डिंग था कि जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर हैं वो इस तरह से अपने आप को एडजस्ट करेंगे कि उनके दरमियान मिनिमम रिपल्शन हो सके. तो इस वजह से ये लीनियर ज्योमेट्री फॉर्म करेगा. अब जैसे आप यहां देखें, इसको मुझे रेज करने दें ताकि आप इसको अच्छे से समझ जाएं. देखें फॉर एग्जांपल यहां देखें कि अब देखें कि
टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स कितने थे, 2 थे। लोन पेयर कोई नहीं था, बॉन्ड पेयर 2 थे, टोटल इलेक्ट्रॉनिक पेयर 2 थे। तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक पेयर 2 हो तो लीनियर ज्योमेट्री फॉर्म करेंगे और बॉन्ड एंगल जो होगा वो 180 डिग्री होगा, यानी एक बॉन्ड और दूसरे बॉन्ड के दरमियान जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। ये डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, HCN है या बेरिलियम क्लोराइड है। ये डिफरेंट मॉलिक्यूल जो हैं इसी ज्योमेट्री को अडॉप्ट करते हैं, इसी तरह की इनकी ज्योमेट्री होती है। यानी यहाँ अगर हम मॉलिक्यूल्स की एक्चुअल ज्योमेट्री बनाएं तो ये इस तरह से आपने मॉलिक्यूल्स की बना देनी है। ये 3D स्पेस के अंदर होगी, लेकिन आपने शेप इस तरह से बनानी है कि इनके दरमियान बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होगा। तो इस तरह हम शेप को डिटरमिन कर लेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि व्हेन सेंट्रल एटम हैज 3 इलेक्ट्रॉनिक पेयर। अब सेंट्रल एटम जो है उसके 3 इलेक्ट्रॉनिक पेयर हैं लाइक दिस। यदि एक एटम है और ये 3 फर्दर एटम के साथ जो है वो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर रहा है, लेकिन लोन पेयर नहीं है, तो अब कौन सी ज्योमेट्री बनेगी? अब ज्योमेट्री जो बनेगी वो ट्रायगोनल प्लेनर बनेगी। यहां देख सकते हैं आप कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर अगर 3 हैं और लोन पेयर कोई नहीं है तो टोटल कितने हो जाएंगे? 3 के अंदर 0 ऐड करें तो 3 हो जाएगा। तो ज्योमेट्री कौन सी हो जाएगी? ट्रायगोनल प्लेनर हो जाएगी। और इसमें जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा? 120 डिग्री का होगा। यहां देखें, इसमें एग्जांपल हम ले लेते हैं BCl3। अब बोरॉन को देखें आप, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? 5 होता है। इसका मतलब क्या है कि पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो आप अगर इसको ड्रॉ करना चाहें, यहाँ बोरॉन यहाँ सेंट्रल एटम है। क्यों सेंट्रल एटम है? क्योंकि ये इसके पास लीस्ट नंबर ऑफ एटम है, इस वजह से ये सेंट्रल एटम है। तो वैलेंस शेल में इसके 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है। ठीक हो गया, 1 2 और ये 3। तो ये क्या करेगा? 3 क्लोरीन एटम्स को अपने साथ अटैच करवा लेगा। 3 क्लोरीन एटम इसके साथ अटैच हैं। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए? आप देखें तो 3 बॉन्ड पेयर हैं। कौन कौन से? एक ये है, एक ये है, एक ये। 3 बॉन्ड पेयर हैं। लोन पेयर इस बोरॉन के ऊपर कोई नहीं है, तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक पेयर 3 हो जाएंगे। तो टोटल 3 हो तो ये कौन सी बनाता है? ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनाता है। अब ये इनके दरमियान, ये मैंने तो बिल्कुल ऐसे बना दिया ना, ये मैक्सिमम अपार्ट होंगे। जिस तरह पंखे के पर नहीं होते, बिल्कुल तीनों जो है वो मैक्सिमम अपार्ट होते हैं, बिल्कुल ऐसे ये बनेंगे। और इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो 120 डिग्री का बनेगा, क्योंकि 360 को 3 से डिवाइड करें तो 120 ही बनता है। अगर हम इसकी शेप की बात करें तो ये इस तरह की शेप बनेगी। ये देखें, ये बोरॉन है सेंटर में और ये इस तरह से 3 जो है वो बन रहे हैं इसके साथ। 3 जो आप कह सकते हैं कि एटम इसके साथ अटैच है। ठीक हो गया। ये इस तरह की आपको शेप पता होनी चाहिए कि शेप कौन सी बनेगी, शेप कैसे बनेगी और बॉन्ड एंगल क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बोनेट आइन, और कार्बोनेट आइन में सेंट्रल जो एटम है वो कार्बन है। यहाँ कार्बन को कंसिडर करना है और ये बॉन्डिंग कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डोमेन इसकी 3 है, यानी 3 ऑक्सीजन एटम के साथ ये डोमेन बॉन्ड बना रहा है। तो 3 ये बॉन्ड बना रहा है और लोन पेयर के ऊपर कोई नहीं है, 0 है। तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक पेयर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो ये भी ट्रायगोनल प्लेनर की ज्योमेट्री फॉर्म करेगा। ये मैटर नहीं करता कि ये आइन है तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी। आप देख रहे हैं टोटल इलेक्ट्रॉनिक पेयर कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉनिक पेयर 3 ही हैं। तो जब टोटल इलेक्ट्रॉनिक पेयर 3 होंगे तो ये फिर इस तरह की ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री को फॉर्म करेगा। ये वो शेप है ट्रायगोनल प्लेनर। यानी आप स्पेस के अंदर देखें तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बेसिकली 3 फेसेस होते हैं ना। एक फेस ये वाला, ये एक फेस बन गया, इस वजह से इसको ट्रायगोनल कहा जा रहा है। एक फेस ये वाला है, ठीक है, और एक फेस ये वाला है। तो ये एंड पर 1 2 3 4 ये 4 एटम इस तरह से आपस में अरेंज है। सेंट्रल एटम इसमें ये है कार्बन है और ऑक्सीजन इस तरह से इसमें अरेंज है। इसमें ये जो डबल बॉन्ड होता है ये स्विचिंग करता रहता है, लेकिन डबल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो, ये ऑक्सीजन कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान यहाँ डबल बॉन्ड शो किया जा रहा है। तो डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, इसको आपने कंसीडर क्या करना है? सिंगल बॉन्ड ही कंसीडर करना है। यानी सिंगल ये आपने बॉन्डिंग पेयर कंसीडर करना है। एक बॉन्डिंग पेयर ये है, एक बॉन्डिंग पेयर ये है, एक बॉन्डिंग पेयर ये है। तो टोटल बॉन्डिंग पेयर कितने हो गए? 3 हो गए। ये पास्टुलेट था, ये लास्ट पास्टुलेट था जिसमें कहा गया था कि सिंगल, डबल और ट्रिपल को आपने सिंगल बॉन्ड ही कंसीडर करना है टू डिटरमिन द ज्योमेट्री ऑफ शेप। जब आप किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री या शेप डिटरमिन कर रहे होंगे तो तब आपने सिंगल बॉन्ड कंसीडर करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है जी 2 बॉन्डिंग पेयर एंड 1 लोन पेयर। यानी टोटल इलेक्ट्रॉनिक पेयर 3 हो, 2 बॉन्ड पेयर हो और 1 लोन पेयर हो। और इसको जनरल फार्मूला AX2E से रिप्रेजेंट करेंगे। देखें शेप कौन सी होगी। यहाँ देखें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2, लोन पेयर कितना है? 1। तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक पेयर 3 हो जाएंगे। तो इस सूरत में जो शेप बनेगी वो क्या बनेगी? बेंट।
और बॉन्ड एंगल होगा 118 डिग्री का होगा। तो यहां देखें, यहां हम लिख लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है? सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है। दैट मीन इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये बात आपको पता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, आप इसको ऐसे कर लें कि ये दो बॉन्ड पेयर बना लें, 1 2, ठीक है, एक यहां बना लें, एक यहां बना लें, एक यहां बना लें और एक यहां बना लें। ये हमारे पास सल्फर है, ठीक हो गया। ये क्या है जी? सल्फर। अब यहां जो है ना दो ऑक्सीजन एटम अटैच होंगे, एक ऑक्सीजन यहां और एक ऑक्सीजन एटम यहां, ठीक हो गया। ये इस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। आप इसमें देख सकते हैं कि कितने बॉन्ड पेयर हैं। ये देखें, 1 ये, यानी ये डबल बॉन्ड को आपने सिंगल एक बॉन्ड पेयर कंसीडर करना है। पोस्टुलेट ये कहता है 1 2 2 बॉन्ड पेयर है और एक इसमें लोन पेयर है, ये लोन पेयर है इसमें, ठीक है, क्योंकि अनशेयर्ड पेयर है ना, इस वजह से हम इसको लोन पेयर कह रहे हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक पेयर कितने हो गए? 3। तो इस वजह से ये ज्योमेट्री बनाएगा, इसको हम बेंट बोलेंगे। अब इसकी अगर शेप आप तरफ जाएं तो शेप इस तरह से बनेगी, आप देख सकते हैं ये लोन पेयर है और नीचे जो है वो बॉन्ड पेयर है ऑक्सीजन के साथ। अच्छा, अब यहां देखें कि ये तीनों का जो बॉन्ड एंगल है वो सेम नहीं होगा। यहां बॉन्ड एंगल 119 है, तो यहां कितना बनेगा? ये वाला टोटल क्योंकि 360 है, तो 119 आप निकाल दें तो पीछे कितना बचता है, या 120 आप निकाल दें तो पीछे कितना बचता है? 240 बचता है अप्रोक्सीमेटली ना। 240 और 119 जो है इसको आप ऐड करें तो ये 360 बनेगा। अब 240 इसका मतलब ये है कि 240 को फर्दर ऑफ करें, यानी 240 को जब आप फर्दर ऑफ करेंगे तो 120 यहां बनेगा, 120 यहां बनेगा। ये मैं आपको बता देता हूं, 120.5 बनेगा समथिंग। ये देखें, चले ये मैं करता हूं, ये जो एंगल बन रहा है ना, ये कितना बन रहा है? मैं कह रहा हूं 120.5 बनेगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतना ही बनेगा। अब मैं रफली कैलकुलेट कर रहा हूं इसको। और ये भी जो है ना 100, टोटल 360 है, हमने इसको डिवाइड करना है, ठीक है, 120.5। तो आप देखें इसमें इंपॉर्टेंट चीज देखें, इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो ये है कि ये जो बॉन्ड एंगल है ना ये ज्यादा है, ये वाला बॉन्ड एंगल कम है। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है क्योंकि हमने पोस्टुलेट पढ़ा है कि जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर ये ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। क्यों? क्योंकि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान जो रिपल्शन है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन कम है, तो इस वजह से इसका एंगल भी कम होगा। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन ज्यादा है, तो इसका जो एंगल है वो भी ज्यादा होगा। ठीक हो गया? आई होप आप इसको समझ गए हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी, ये तो वही एग्जाम्पल है और इस एग्जाम्पल में यही बताया जा रहा है कि वाई इज द बॉन्ड एंगल लेस देन 120। ये जो बॉन्ड एंगल है ये 180 से लेस 20 क्यों है? तो इसमें वही बात बताई जा रही है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा है, यानी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन ज्यादा है, तो ये एंगल ज्यादा होगा, और ये वाला जो एंगल बॉन्ड पेयर के दरमियान जो एंगल है वो लेस देन होगा 120 डिग्री से। ठीक हो गया? स्लाइटली इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन स्लाइटली एंगल में डिफरेंस आ जाता है। अब देखें, एक 119 रख रहा है तो एक 120.5 है, लेकिन डिफरेंस तो है ना, बेशक वो थोड़ा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन द सेंट्रल एटम हैज 4 इलेक्ट्रॉन पेयर द इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स अरेंज देमसेल्फ इन द टेट्राहेड्रल इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। जब 4 इलेक्ट्रॉनिक पेयर होंगे तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। अब इसमें डिफरेंट केसेस हैं। पहला है कि 4 बॉन्ड पेयर हैं जब लोन पेयर नहीं होगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखते हैं और फिर इस तरह आगे चलेंगे। ये देखें, अब हम ये इस केस को देख रहे हैं कि 4 इलेक्ट्रॉनिक पेयर हैं लेकिन लोन पेयर इसमें कोई नहीं है। तो लोन पेयर जब नहीं होगा, 4 इलेक्ट्रॉनिक पेयर होंगे तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी और बॉन्ड एंगल 109.5 होगा। ठीक है, मीथेन मॉलिक्यूल्स हैं या सल्फेट आइन हैं, ये इसको जो है इस ज्योमेट्री को फॉलो करेंगे। अच्छा जी, यहां देखें मीथेन मॉलिक्यूल ही है। अब मीथेन मॉलिक्यूल में यहां दिखाया जा रहा है, अब इसमें अगेन कार्बन सेंट्रल एटम है, ये हमने लिख दिया। कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 4। लोन पेयर कोई नहीं है, 0। तो ज्योमेट्री की शेप क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी। और बॉन्ड एंगल क्या होगा? 109 होगा। अच्छा, अब टेट्रा मीन क्या होता है? 4। हेड्रल मीन फेसेस, यानी ऐसी ज्योमेट्री बनाएंगे जिसके 4 फेसेस होंगे। आप देखें, एक फेस ये है, ये 1 फेस है 1, फिर एक फेस ये है 2, ये 2 दूसरा फेस है, और एक फेस ये पीछे वाला, ये तीसरा फेस हो गया, और एक ये नीचे वाला। 4 फेसेस हो गए, इसके 4 फेसेस हो गए। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाती है। लेकिन जब आप लोग ड्रॉ करेंगे तो आप तो इस तरह से 3D नहीं ड्रॉ कर सकते पेपर के अंदर, तो आपने इस तरह से एक कार्बन एक हाइड्रोजन ऊपर लगा देना है एक साइड पर, एक को आपने वेजेस से रिप्रेजेंट करना है और एक को ये डॉटेड लाइन लगाकर आपने रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरह ये टेट्राहेड्रल शेप आपने बनानी है एग्जाम के अंदर। और साथ में मेजर कर दें कि इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है? 109.5 है। ठीक हो गया?
यानी डिफरेंट इनके दरमियान। अब देखें तीनों जो है वो इनका बॉन्ड एंगल सेम ही होगा, इसमें और इसमें देख लें आप तो 109.5 ही होगा, क्योंकि तीनों जो हैं वो क्या हैं, बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। नेक्स्ट हमारे पास है 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। अब दूसरा केस आ गया है, 3 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है। तो बॉन्ड पेयर 3, 1 लोन पेयर, तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक पेयर 4 हो गए। तो इस ज्योमेट्री का जो नेम होगा वो ट्राइगोनल पैरामिडल होगा। अब देखें, ये देखें यहां लिखा है 3 हमारे पास बॉन्ड पेयर हैं, 1 लोन पेयर है, टोटल इलेक्ट्रॉनिक पेयर 4 हो गए, और ये ट्राइगोनल पैरामिड है। ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल 107 है। अच्छा, अब देखें इंटरेस्टिंग चीज कि जब एक लोन पेयर आ रहा है तो बॉन्ड एंगल मजीद कम हो गया, 107 या 109 है। ऐसा क्यों है? यहां देखें, यहां देखें, ये वही क्वेश्चंस है अगेन कि यहाँ लिखा है कि 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। ये देखें इसका जो एंगल है वो 109 है, जबकि कार्बन में, और जबकि इधर जब आप जाते हैं तो वो एंगल जो है वो 109.5 से लेस है। तो इसका रीजन ये है कि यहाँ लोन पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, तो लोन पेयर एग्जिस्ट करने की वजह से इसने ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर ली है, जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर के दरमियान एंगल कम हो गया है। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास शेप जो है वो है 2 बॉन्डिंग पेयर प्लस 2 लोन पेयर। अब 2 बॉन्डिंग पेयर आ गए हैं, 2 लोन पेयर आ गए हैं, तो इसकी एग्जांपल हमारे पास, इसकी एग्जांपल में है वाटर मॉलिक्यूल। सेंट्रल एटम आपने ऑक्सीजन लेना है बिकॉज इट हैव लीस्ट नंबर ऑफ एटम, और दूसरा हमारे पास बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 हाइड्रोजन एटम है और 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के ऊपर। आपको पता है टोटल इलेक्ट्रॉनिक डोमेन्स जो हैं वो 4 हो गई हैं। अब इसकी शेप कौन सी बनेगी? तो आप देखें, यहाँ देखें कि 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर और टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो जाए, तो ये जो शेप ऑफ ज्योमेट्री है ये बेंट बनती है और एंगल 104.5 डिग्री बन जाता है। अब वाटर मॉलिक्यूल में भी आप देखें कि ये जो एंगल है मजीद बॉन्ड पेयर के दरमियान कम हो गया है। इसका रीजन ये है कि यहाँ लोन पेयर आ गए हैं, तो 2 आपने लोन पेयर ड्रॉ करने हैं। आपने इस तरह से एग्जाम में ड्रॉ करनी है, इसी सिंगल लाइन लगाकर ऐसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, अगर शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स आप ड्रॉ करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट यही क्वेश्चन आ गया है कि जो बॉन्ड पेयर है और जो लोन पेयर हैं, तो यहाँ बॉन्ड पेयर के दरमियान एंगल मजीद कम क्यों हो गया है? तो उसका रीजन ये है कि 2 हमारे पास लोन पेयर आ गए हैं, ज्यादा रिपल्शन हो गई है, जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर के दरमियान एंगल जो है वो लेस हो गया है। नेक्स्ट आप देखें तो यहां लिखा है, नेक्स्ट जो एग्जांपल है कि व्हेन द सेंट्रल एटम हैज 5 इलेक्ट्रॉनिक पेयर। अब सेंट्रल एटम आप देखें कि 5 इलेक्ट्रॉनिक पेयर हैं, लेकिन लोन पेयर यहां नहीं है। तो इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल में हम चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये देख लें कि 5 बॉन्ड पेयर होंगे और लोन पेयर कोई नहीं होगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक पेयर 5 होंगे, और जो शेप बनेगी उसको हम बोलेंगे ट्राइगोनल बायपैरामिड बोलेंगे। ठीक है, बॉन्ड एंगल 90 से 120 के दरमियान हो सकता है, 90 और 120 हो सकता है। अब देखें, ये डिफरेंट है इसमें, और इसकी जो शेप है, इसकी एग्जांपल में हमारे पास है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और क्योंकि सेंट्रल एटम फास्फोरस है, इसमें जो बॉन्ड पेयर कर रहा है 5 बॉन्ड बना रहा है, लोन पेयर कोई नहीं है, तो इसकी शेप ऑफ ज्योमेट्री जो क्या होगी, ट्राइगोनल बायपैरामिडल होगी। अच्छा जी, अब इस तरह आपने बनाना है कि अप एंड डाउन क्लोरीन एटम लगा दें और 3 क्लोरीन एटम साइडों पर आपने लगा देने हैं, तो ये इसकी शेप बन जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी जो लास्ट है, आई गेस के 6 इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स अगर अरेंज होंगे तो तब ये आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा इस तरह, आपका मैक्सिमम 4-5 तक पूछा जाएगा। तो ये जो ज्योमेट्री बनाएगी वो है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। बॉन्ड एंगल्स क्या है, 90 और 180 डिग्री। जो लास्ट है आप देख सकते हैं यहाँ, और इसकी जो एग्जाम्पल है वो हम लेते हैं सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। ठीक है, तो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड की अगर हम बात करें तो यहाँ देखें सल्फर के साथ 6 एटम अटैच हैं, दैट मीन्स के बॉन्ड पेयर 6 हैं, और ये इसकी शेप है। इसमें आपने 4 फ्लोरीन एटम साइडों पर लगा देने हैं, एक को अपने वेस्ट से रिप्रेजेंट करना और एक को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करना है, तो ये आप इस तरह से इसको ड्रॉ कर लेंगे। Dear students, now we have the last topic of this video which is expanded octet या hypervalency भी आप इसको कहते हैं। अच्छा, अब आपको पता है कि कोई भी एटम है उसके वैलेंस शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन वो एक्वायर करता है, दैट मीन वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। यानी आपने ये देखा है कि फर्स्ट ए पीरियड की बात करें, सेकंड ए पीरियड की बात करें, तो इसमें ये रूल्स हम लगाते हैं कि जो हमारे पास एटम है वो अपने वैलेंस शेल में
8 इलेक्ट्रॉन एक्वायर करता है। लेकिन जब आप थर्ड पीरियड में जाते हैं या इससे फिर आगे जाते हैं तो आप देखते हैं कि जो एटम है वो अपने वैलेंस शेल में 8 के बजाय ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्वायर अगर करता है, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर वो ले लेता है तो इसको बोलेंगे एक्सपेंडेड ऑक्टेट बोलेंगे। यहां लिखा है कि एटम ऑफ एलिमेंट फ्रॉम द थर्ड पीरियड एंड बियॉन्ड कैन सम टाइम हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के गिर्द 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो इसको हम क्या नाम देते हैं? एक्सपेंडेड ऑक्टेट का नाम देते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ऐसा क्यों होता है, वो मजीद इलेक्ट्रॉन क्यों लेता है, तो इसकी रीजन ये है कि उसके पास एम्प्टी डी एफ या डी एफ सब शेल्स होते हैं जिसकी वजह से वो मजीद इलेक्ट्रॉन को एक्वायर कर लेता है। क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है, बेसिकली वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट जो है वो फॉलो करते हैं। अच्छा, अब मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसको हम एक्सपेंडेड ऑक्टेट कहेंगे, और एक्सपेंडेड ऑक्टेट होगा तो इसको हम नाम देंगे हाइपर वैलेंसी का, क्योंकि इसके पास ज्यादा स्पेस है, ज्यादा जगह है कि वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को एक्वायर कर ले। जैसे कि मैंने अभी बताया कि एलिमेंट फ्रॉम द थर्ड पीरियड ऑनवर्ड हैव एक्सेस टू एडिशनल सबशेल्स बियॉन्ड द बेसिक वैलेंस एस एंड पी सबशेल, देयरफॉर सम लार्जर एटम्स कैन अकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ आप एग्जांपल दे रहे हैं फास्फोरस पेंटा क्लोराइड की, तो आप देख सकते हैं कि फास्फोरस जो है, अगर यहाँ हम इसको ड्रॉ करें तो फास्फोरस के वैलेंस शेल में अगर आप देखें तो वैलेंस शेल में टोटल इसके 5 इलेक्ट्रॉन है। फास्फोरस के अपने अगर हम बात करें 1 2 3 4 5, ये जो क्रॉस स्ट्रक्चर बने हुए हैं। अब ये क्या करता है कि 5 क्लोरीन एटम्स को मजीद अटैच कर लेता है, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तो इसके वैलेंस शेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो कि 8 से ज्यादा है। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट है। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ इसी तरह से, कुछ हमारे पास आइंस है जैसे सल्फेट आइन है, नाइट्रेट आइन है, फास्फेट आइन है, तो ये भी इस तरह से हाइपर ऑक्टेट जो है इसको फॉलो करते हैं, हाइपर वैलेंसी रखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह जो रिमेनिंग लेक्चर है इसको हम अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी ऐड करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में उसको एड्रेस करके आगे जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।